CHSL 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स अभी अभी फिनिश हुए हैं और अब वो सोच रहे होंगे कि आगे आने वाले करियर में उन्हें क्या करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगे, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में होंगे और अपने आने वाले दिनों के लिए, आने वाले अच्छे दिनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि जो CHSL का एग्जाम है ये हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या एज की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ उनके मन में ये सवाल होगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा और इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो प्रश्न हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एसएससी वाला पर एक बार आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक इंफॉर्मेशन को वन बाय वन। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग ये जान लेते हैं कि जो CHSL का फॉर्म है वो कब हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, यानी कि कब इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर है या फिर फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर वाले भी अगर पास्ड है तो भी भर सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं इनको ले रहा हूं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम देके कंप्लीट किया है, ऐसे लोग भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट भी जल्द ही क्या होगा, या तो अनाउंस हो गया होगा या फिर अनाउंस होने वाला होगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है कहां पर, 9 मई को। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अब से कुछ दिन बाद ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 मई से लेकर 8 जून तक चलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द SSC कैलेंडर। SSC का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 9 मई से 8 जून तक इसके फॉर्म जो है वो फिलअप किए जाएंगे। 9 मई को नोटिफिकेशन आएगा और एग्जामिनेशन का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10+2 पास कर रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, क्योंकि फॉर्म तो आ गया 9 मई को। 9 मई से आप 8 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आप सारे लोगों को फॉर्म फिल करना है। बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म के फिल करते समय, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम की बात करें कि ये जो फॉर्म आएगा इसका एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई एग्जाम डेट इसकी अनाउंस हो चुकी है। 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक इसका जो है वो आपको एग्जाम देना है, और वो भी कौन सा, टियर 1 वाला एग्जाम। ये जो डेट है वो टियर 1 एग्जाम के लिए है, मतलब जो एग्जाम का पहला स्टेज होगा उसके लिए ये एग्जाम डेट है। कब, 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। यानी कि यहां से हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली पूरा मई हमारे पास है, मई के बाद जून है हमारे पास, जुलाई है। 3 महीने यहां पर हमें मिलने वाले हैं प्रीलिम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, और 2 से 2.5 महीने, हो सकता 3 महीने भी हमें मिलेंगे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो सफिशिएंट टाइम है, यानी कि अगर आप अगले 5 से 6 महीने तक अपने आप को पूरी तरीके से स्टडी पर डेडिकेट कर लेते हो और आपका डेडिकेशन के साथ साथ आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप ये मान लीजिए कि अगले 6 महीने में आपको एक सरकारी नौकरी जो है वो मिल सकती है। आपके घर वाले और अपने के आपके जो अरमान है वो पूरे हो सकते हैं बिना ग्रेजुएट हुए। तो एग्जाम कब होगा, सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि CHSL 2023 का फॉर्म आने वाला है, इसका जो फॉर्म है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, ओके है। लेकिन सर अगर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें किस किस पोस्ट पर जो है वो जॉब मिलेगी। तो आइए मैं आपको जल्दी जल्दी से बताता हूं। देखिए इसके अंदर जो वैकेंसीज आती हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आती है, जिसको हम LDC बोलते हैं, और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए आती है, जिसको हम JSA बोलते हैं। इसका पे लेवल जो है वो 2 का है, और अगर हम पे स्केल की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच इसका पे स्केल होता है। दूसरी वैकेंसी इसमें आती है पोस्टल असिस्टेंट के लिए, या फिर मैं कहूं सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो चाहे पोस्टल असिस्टेंट बोला जाए चाहे सॉर्टिंग असिस्टेंट बोला जाए, इसका और इसका पे लेवल जो है वो 4 लेवल का होता है।
यानी कि मिनिमम जो यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 तक का इसका जो पे बैंड है वो आपको देखने को मिलता है। तीसरी इसमें जो वैकेंसी होती है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होती है, जिसको हम डीईओ के नाम से जानते हैं। ये भी पे लेवल 4 है और इसकी भी सैलरी इसी रेंज में क्या करती है, बिलोंग करती है। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए भी हमारी ये वैकेंसी होती है, इसका भी सेम पे लेवल है और सेम पे स्केल भी है। तो आप कुल मिला के देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि 4 पोस्ट यहां पर ऐसी हैं जिनके लिए आप देख सकते हैं, और 4 एक्चुअल में जे ऐसे 5वां है, तो 4 से 5 पोस्ट ऐसी हैं जिनका वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलता है CHSL एग्जाम के थ्रू। अब बात आती है कि सर ये जो है ये तो ठीक है, ये पद हमारे पास होते हैं, लेकिन ये पद होते कहां पर हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पद होते हैं वो होते हैं आपके पास मिनिस्ट्रीज में। ठीक है, कहां पर होती है? मिनिस्ट्रीज में। जो भी हमारे पास सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं वहां पर होते हैं ये सारे के सारे पद, अगर हम बात करें CHSL की। ठीक है, और बहुत सारी मिनिस्ट्री है तो अलग अलग मिनिस्ट्री में आपके पास पद होंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने पहले बताया कि इस एग्जाम का जो नाम है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी का मतलब है 12th एग्जाम। तो आपका जो 12th एग्जाम है वो पास्ड होना चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो 12th एग्जाम मस्ट बी पास, 12th स्टैंडर्ड उसका पास हो, या फिर 12th की इक्विवेलेंट ऐसी कोई डिग्री उसने कर रखी हो, ऐसा कोई डिप्लोमा उसने कर रखा हो जो 12th के इक्विवेलेंट हो, तो वो भी उनका जो है वो क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो या तो आप 12th पास हैं या फिर 12th के इक्विवेलेंट कोई आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कहीं से आपके पास क्या हो, एक डिप्लोमा हो, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और आपके मन में आई होगी कि सर इसके लिए जो आयु सीमा है वो क्या चाहिए। तो आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें कि एज लिमिट जो है वो क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 वर्ष से, ध्यान रखेगा। मतलब अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने ये जो मैक्सिमम की लिमिट है ये केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है। ये जो मिनिमम की लिमिट फॉर ऑल, अगर मैं मिनिमम की लिमिट की बात करूं तो ध्यान रखना ये जो लिमिट है ये सभी कैंडिडेट के लिए है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन जो 27 ईयर्स यानी जो मैक्सिमम ईयर की लिमिट है ये किसके लिए है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। क्योंकि जनरल के अलावा चाहे आपकी जो अलग कैटेगरी है, चाहे वो हमारे पास ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो यानी पर्सन बेस्ड डिसेबिलिटी हो, या फिर और अदर कैटेगरीज हो, वहां पर एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं। तो मतलब इससे ऊपर एज वाले भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपके पास 27 ईयर्स है। 27 ईयर्स से ज्यादा अगर आपकी एज हो गई है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात बता देता हूं एक बार कि किसको कितना जो है वो एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 27 + 5 हो गया 32 साल। यानी कि अगर आपकी मैक्सिमम उम्र 32 वर्ष है तो, और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 30 साल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और जनरल कैटेगरी से तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, 27 और 10 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC कैटेगरी से हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 27 + 13 यानी कि 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST कैटेगरी से हैं तो आप 45 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 15 ईयर का है तो 27 और 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 साल तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डोमिसाइल्ड हैं जम्मू एंड कश्मीर के तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 80 से लेकर 89 के बीच में कि डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन है। डिफेंस पर्सनल को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। ऐसे अगर मैं SC ST डिफेंस पर्सनल की बात करूं तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर दिया गया है। तो ये आपके पास एज रिलैक्सेशंस हैं, मेनली आपके पास ये वाले हैं, ये ज्यादातर लोगों को फोकस करना होता है। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कई लोगों का जो एज है वो अलग अलग डेट में कंप्लीट होता है। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको वहां पे ये भी पता लग जाएगा कि आपका जन्म किस डेट से किस डेट के बीच हुआ हो तो आप एलिजिबल है। ठीक है, ये भी आपको क्लियरली पेंशन हो जाएगा। तो
तो अभी डेट मेंशन नहीं है, तो आप परेशान नहीं हो। अगर अभी तक आपने 18 कंप्लीट कर ली है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। नोटिफिकेशन के बाद अगर आपकी 18 कंप्लीट हो रही है तो उस डेट को हमें देखना पड़ेगा कि जो 18 कंप्लीट उन्होंने मांगी है वो कब तक मांगी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो टीयर 1 और टीयर 2 में है, मतलब 2 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। पहले स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके जीएस पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी और इंग्लिश पूछी जाएगी। प्रत्येक से आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन 50-50 नंबर के होंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के। यहां पर आपको कुल 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट में ये आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप डिसेबल्ड या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 80 मिनट का टाइम यहां पर दिया जाएगा। और यहां पर देखिए साफ साफ मेंशन है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आते हो तो 0.50 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपको जो क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करने होंगे वो क्या करने होंगे, सही सही अटेम्प्ट करने होंगे। अगर कोई भी बच्चा गलत अटेम्प्ट करके आता है तो उसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि जो नंबर आपने कमाए हैं वो और आपके चले जाएंगे। जैसे आज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका गलत होता है और उसके 2 नंबर है तो वो 2 नंबर तो गई, साथ ही साथ आपके पास 0.50 और चला जाएगा, मतलब 2.5 नंबर चले जाएंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न पे, जिसको आप टीयर 2 के अलावा मेंस एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। वो प्री एग्जाम था, ये मेंस एग्जाम। तो जब आपका मेंस एग्जाम होगा तो देखो सीधा सीधा समझना, आपके पास पहला सेशन 1 होगा और दूसरा होगा आपके पास सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 यहां पर आपकी 2 चीजें चलने वाली हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि सेशन 1 के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें रहेंगी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सेशन 1 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें। सेशन 2 के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी उसको भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं, उसको भी अच्छे से क्या कर लें, आप क्लियर कर लें। ठीक है, चलो, तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले ये जो हमारे पास वैल्यू है, सेशन 1 में हमारे पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आएगा। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 1 में क्या है, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, और इसमें आपके पास ये वाला मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है और मॉड्यूल ये वाला भी 1 है। देखो, ये जो 5 सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने टिक करे हैं, ये आपका एक ही पेपर होगा और उसके लिए आपको कुल समय मिलेगा कितना, 2 घंटे 15 मिनट का। इसके बाद सेक्शन 2 आएगा जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 होगा, और मॉड्यूल 2 में क्या होता है, आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अब आपके सामने ये होगा कि टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, जो स्किल टेस्ट है वो क्या होता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाके इसी चैनल पर जो है वो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। पूरा डिटेल हमने बताया कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए टाइपिंग टेस्ट आपके लिए 15 मिनट का समय मिलता है और बाकी के लिए आपके पास 10 मिनट का समय होता है। पूरा डिटेल मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, अब ये जो 5 हमारे पास वैल्यूज हैं, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो देखिए इनमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीके जीएस आता है। ये सब्जेक्ट प्री एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन मेंस में एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है आपका, और वो है कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आजकल सारा काम कंप्यूटर पे होता है, तो विदाउट कंप्यूटर नॉलेज आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर नॉलेज का होना आवश्यक है। अब कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ्स से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 90 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 120 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस में आपके पास 20 क्वेश्चन कितने नंबर के, 60 नंबर के। मतलब यहां पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 3-3 नंबर का है, और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे जो कि कितने नंबर के होंगे, 45 नंबर के होंगे। अब यहां पर ध्यान रखना कि जो मेरिट में है वो कंप्यूटर जुड़ेगा नहीं, केवल क्वालिफाइंग है, मतलब मिनिमम नंबर आपको कंप्यूटर में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए है। मेरिट जो आपकी बनेगी वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस के ही बिहाफ पर बनेगी। ठीक है, तो 2 घंटे का समय आपको, मतलब 1 घंटे मैथ्स और रीजनिंग के लिए मिलेंगे, 1 घंटे इंग्लिश और जीके जीएस के लिए मिलेंगे, और 15 मिनट मिलेगा आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए, और ये पूरा पेपर एक साथ चलेगा। और टोटल यहां पे कितने मिलेंगे, 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, फिर सेम उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट भी हमारे पास क्या होता है, केवल क्वालिफाइंग होता है, ये भी ध्यान रखेगा। टाइपिंग टेस्ट भी हमारे पास क्या है, ओनली क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बाकी चीजें किसी भी काम की नहीं है।
और यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है, और कितने की नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस का आपका टेस्ट चलने वाला है, इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो तो 1 नंबर आपका चला जाएगा किसमें, नेगेटिव। मतलब वो 3 जो क्वेश्चन के नंबर थे वो तो मिलेंगे नहीं, एक और आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा अगर आप गलत करके आते हो तो। ठीक है, तो ये आपके पास सीएचएल से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, और अब बेसब्री से आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको मैं डिटेल में और आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप एसएससी वाला के साथ। लेता हूं आपसे विदा, मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।